नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। पाकिस्तान में 2 महीने तक चले सियासी ड्रामे का आधी रात को क्लाइमेक्स आ गया और इमरान के सारे तिक्रम फेल हो गए, सियासी चालें नाकाम हो गई, बहानेबाजी बेनकाब हो गई और देर रात सरकार गिर गई। लेकिन सियासी नाटक खत्म नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इमरान खान अपने अगले एक्शन का प्लान तैयार कर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी ने आज रात देश भर में हंगामे की रणनीति बनाई है। पीटीआई आज देश भर में प्रदर्शन करेगी। हर शहर में प्रदर्शन का अलग अलग वक्त तय किया गया है। भारतीय समय के अनुसार लाहौर में रात को 8:30 बजे प्रदर्शन होना है, कराची, मुल्तान और सियालकोट में रात को 9:30 बजे होना है और सहीवाल में रात को 10 बजे और उमेरकोट सिंध में रात को 10:30 बजे प्रदर्शन का वक्त रखा गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद आधी रात इमरान की सरकार गिर गई। हार तय देखकर वोटिंग से पहले ही इमरान पीएम आवास छोड़कर हेलीकॉप्टर से अपने घर बनीगाला के लिए रवाना हो गए। बार बार वोटिंग टालने वाले स्पीकर और एक हफ्ते पहले अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने वाले डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया। पीएमएलएन के अयाज सादिक को नया स्पीकर मनोनीत किया गया, यानी कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट के हैं। इसी तरह से नेशनल असेंबली की कार्रवाई फिर से शुरू होगी और नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। और सोमवार का जो वक्त है वो बहुत अहम इसलिए होगा क्योंकि उसी दिन तय होंगे बहुत सारी चीजें, जैसा कि शहबाज शरीफ, आपको पता ही है कि इस पूरे जो मुहिम चल रहा था इमरान खान के खिलाफ, उसके अगवा थे और उन्हीं के नाम पर मुहर लगने के बाद वो पीएम बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के अगले। लेकिन उनके पास कार्यकाल भी करीब 1.5 साल ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहने वाला है। पाकिस्तान से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। सरकार गिरते इमरान खान के करीबियों पर एक्शन भी शुरू हो गया है। इमरान के सलाहकार और प्रवक्ता अरसलान खालिद के घर पर देर रात छापा पड़ा है और अरसलान खालिद के घर वालों के फोन छीन लिए गए हैं। इमरान की पार्टी ने ट्वीट करके जानकारी दी है और आरोप लगाया कि बिना किसी गलती के अरसलान खालिद को परेशान किया जा रहा है। और मिड-रात ड्रामे में इमरान की सत्ता कैसे गई, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। वोटिंग के बाद जब मनोनीत स्पीकर ने नतीजा सुनाया तो विपक्ष के सांसद कुर्सी से उठ गए, नारेबाजी हुई और संसद के अंदर जश्न भी शुरू हो गया। 174 members have recorded their votes. 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि इमरान की सरकार गिरी कैसे। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कुल 174 वोट पड़े हैं और ये सभी विपक्षी सांसदों की ओर से थे। तो आप देखिए कि क्या था, वोट कितने पड़े, 174 वोट पड़े। इमरान के पक्ष में 0 यानी कि 0 रहा और इमरान के खिलाफ 174 वोट। तो कुल मिलाकर इमरान खान के खाते में जो 0 वोट गए उसी ने तय कर दिया इमरान का किस्मत कल रात को। और इमरान के समर्थन में एक भी वोट नहीं आया क्योंकि बहुमत ना होने की वजह से जो पक्ष है वो वोटिंग से वॉकआउट कर चुका था, क्योंकि उनके पास कुल मिलाकर करीब 140 के आसपास ही टोटल नंबर्स आ रहे थे। 133 से 140 नंबर, जो कुल मिलाकर 133 तो उनके खुद के ही सांसद थे पीटीआई के, और उसमें से कुछ और 2, 4 या 10 जो थे वो बाहर के समर्थक के थे। लेकिन जो विपक्ष के पास था, भले ही आपको 174 दिख रहा हो, लेकिन अगर टोटल कर दिया जाए तो उसमें भी करीब 199 का आंकड़ा वो छू रहे थे और 172 जो है वो हाफवे मार्क है पाकिस्तान के असेंबली का। तो 172 से ज्यादा यानी कि 2 एक्स्ट्रा थे। इसी वजह से जो रेजोल्यूशन है वो पास हो गया और रेजोल्यूशन के हिसाब से इमरान खान को पद छोड़ना पड़ा। अब दूसरी जो आपको तस्वीर नजर आ रही है यहां पर, शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट के जो मुखिया हैं और साथ ही साथ नवाज शरीफ के भाई हैं, अब इनका मुख्य प्रधानमंत्री बनना तय है। और ये पंजाब के लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पंजाब सूबे पर अच्छी खासी पकड़ है पीएमएलएन की। और इमरान खान को अब अगर लग रहा है कि आउट है तो आपको कह दें कि ये ड्रामा यहां खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये ड्रामा शुरू हुआ है जो आने वाले वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि अगला इलेक्शन नहीं होता है। इमरान की सरकार गिरते ही विपक्षी दलों ने, बड़े नेताओं ने सांसदों को अपना एजेंडा बताना भी शुरू कर दिया है। अगला पीएम बनने जा रहे हैं शहबाज शरीफ ने कहा है कि बदले की नीयत से कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कानून अपना काम जरूर करेगा। हम
हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। उसमें मैं ना बिलावल भुट्टो साहब, ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना कोई उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। इंसाफ का बोलबाला होगा, अदलिया का एहतराम हम दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे, पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। आज 10th April 2022, welcome back to Purana Pakistan. जनाबे चेयरमैन में 3-4 साल अब इस हाउस का मेंबर रहा हूं और जितना मैंने ये पिछले 3-4 साल में सीखा है शायद ज़िंदगी भर नहीं सीखा हूं। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम भेजना चाहूँगा कि they should never give up on their dreams. Nothing is impossible. जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है, फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। मैं आप तमाम हजरात का, जिन्होंने इस आईन और जमहूरियत के लिए अपनी ज़ात पर भी तनकीद बर्दाश्त की, अपनी पार्टी पर भी तनकीद बर्दाश्त की, इस आज़म के साथ कि हम अपने मद्दे मुकाबिल के किसी फरीक को उसकी ज़ात को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, उसकी पार्टी को ज़ातियात का निशाना नहीं बनाएंगे, बल्कि उनकी तरफ हाथ बढ़ाकर कि आए ये पाकिस्तान हम सब का है, हम सब ने इसके लिए जदोजहद करनी है और हमने हर हवाले से इस मुंतशिर कुव्वत को मुत्तहिद करना है और इसको पाकिस्तान की तरक्की, इस्लाम की तरक्की और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। अपने भाषण में शहबाज शरीफ ने इमरान पर बेगुनाहों को जेल भेजने का भी आरोप लगाया और जवाब में संसद में मौजूद पीटीआई के इकलौते सांसद ने विदेशी साजिश का आरोप लगाया। आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का पाकिस्तान दोबारा बना चाहता है इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन, ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं यहाँ पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। इन तमाम साथियों ने जेलें काटी हैं। हमारी पहली मर्तबा तारीख में ये शायद पहला मौका है कि हमारी बेटियों ने, बहनों ने भी जेलें काटी हैं। मियाँ नवाज शरीफ जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, उनको किस तरीके से जेलों में भिजवाया गया। वक्त साबित करेगा कि कौन असली शेर है। आपके अल्फाज आपको मुबारक हों। वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे। इमरान खान साहब ने मुस्लिम ब्लॉक की बात की, ये उनका गुनाह है। इमरान खान साहब ने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, ये उनका गुनाह है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि रूस सिर्फ बहाना है। जनाब चेयरमैन साहब, मोहतरम अयाज सादिक साहब, कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मा की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट।
और इमरान की सरकार गिरने के बाद पाकिस्तान की एजेंसियां भी अलर्ट पर आ गई हैं। नए फरमान के मुताबिक कोई सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकता बिना एनओसी के, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो कोई भी सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकता है। वहां की जो फेडरल एजेंसी है उसे हाई अलर्ट पर रखा गया है और एनओसी चाहिए होगी अगर आपको पाकिस्तान छोड़ना, यानी कि चाहे इमरान खान हो, कोई भी मंत्री हो या फिर कोई भी उनके अधिकारी हो। सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट किया गया है। जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है उसे भी ब्रीफ कर दिया गया है। अस्पतालों में भी हाई अलर्ट रखा गया है कि ताकि नजर रखी जा सके। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। अस्पतालों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि कोई भी अब जो इमरान गवर्नमेंट के दौरान मंत्री रहा हो, अधिकारी रहा हो, जिसने काम किया है, अब उसको अगर बाहर जाना है या उनमें से किसी को भी अगर बाहर ट्रैवल करना है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और इसके पीछे FIA यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने यह जो अलर्ट जारी करके रखा हुआ है। इमरान देश छोड़कर ना भाग सके, इसके लिए भी उपाय किए जा रहे हैं और इसके लिए याचिका दायर करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें इमरान को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मांग की जा रही है। ECL में शामिल करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट इस पर सुनवाई भी करेगा और ECL में शामिल होने के बाद इमरान खान देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे। शाह महमूद कुरैशी को भी ECL में शामिल करने की मांग की गई है। फवाद चौधरी का भी इसमें नाम है। पाकिस्तान में 1981 में यह ECL बिल पास कराया गया था और इसके तहत संगीन अपराध में शामिल शख्स के देश छोड़ने पर रोक होती है। तो एक तरफ FIA का जो एक तरह से अलर्ट गया है कि कोई बिना NOC के नहीं जा सकता है, और दूसरा आप देख रहे हैं कि ECL। सरकार गिरने के बाद नए PM के चुनाव का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। आज दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे नॉमिनेशन पेपर की जांच होगी और कल दोपहर 2:30 बजे के बाद नेशनल असेंबली में PM पद का चुनाव हो जाएगा। मतलब कि कौन कैंडिडेट होने जा रहा है, नाम बिल्कुल साफ है। शहबाज शरीफ का नाम सबसे आगे चल रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 15 घंटे का सियासी ड्रामा चला। आधी रात को कैसे इमरान को सत्ता गंवानी पड़ी, उसकी पूरी टाइमलाइन आपको हम बता देते हैं। सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, नहीं हो पाई। दोपहर 3 बजे सत्ता विपक्ष ने यह तय किया कि रात को 8:30 बजे वोटिंग होगी। शाम को 4 बजे PTI ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल दिया। अब रात को 8:30 बजे वोटिंग नहीं हुई, स्पीकर का वोटिंग से इनकार आ गया। रात को 9 बजे इमरान खान ने पद छोड़ने के लिए 3 शर्तें भी रख दी। रात को 10 बजे खबर फैलनी शुरू हुई कि इमरान खान मार्शल लॉ लगा सकते हैं। रात को 11 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला, चीफ जस्टिस पहुंचे। रात को 12:15 पर स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया और रात को करीब 12:30 बजे अयाज सादिक स्पीकर की कुर्सी पर बैठे, वोटिंग शुरू हुई। रात को 12:40 पर PM आवास छोड़कर इमरान खान चले गए। 1:24 पर वोटिंग में इमरान की सरकार गिर गई और वो आउट हो गए। तो यह है पूरी टाइमलाइन जो कल लगातार सबने देखी भी थी, नजर रखी थी। अब पाकिस्तान में रात भर चले सियासी ड्रामे में संसद के अंदर शायराना अंदाज भी हुआ, वार पलटवार भी हुए। शहबाज शरीफ की शायरी पर कैसे इमरान के नेता ने उसी तरह जवाब दिया, आपको सुनाते हैं। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, आप और मुस्कुराएं, इसलिए कि मुस्कुराने के दिन है ये आज। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे, उसका एक सिपाही आपके बीच में खड़ा है अल्लाह के करम से। अब इमरान ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई। आज कोर कमेटी के साथ मीटिंग करेंगे इमरान खान। बैठक के बाद अगले प्लान को लेकर यहां पर मंथन चलेगा। आज अपने अगले प्लान का ऐलान भी कर सकते हैं इमरान खान, लेकिन फिलहाल जो बात सामने निकल कर आ रही है कि इमरान खान की पार्टी PTI ने यह तय कर लिया है कि आज वो अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करेंगे। अब पाकिस्तान में क्या चल रहा है इस वक्त, और जो हमें लगता है कि पूरा सियासी ड्रामा खत्म हो गया है, क्या वाकई में खत्म हुआ है कि कहीं हम कह सकते हैं बस दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अजीम भट्ट जुड़े हैं पाकिस्तान से। इसके अलावा हामिद अल-शर्की भी हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से, और साथ ही JK त्रिपाठी जो कि पूर्व राजनयिक है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हमारे तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हामिद भाई हमारे साथ, हामिद खान जो है वो थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, लेकिन अजीम आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम एक बात बताइए कि आप तो खुद ही इतने युवा हैं, यंग हैं, यूथ है, पाकिस्तान में जो पूरा सियासी ड्रामा चला है, एज ए यूथ आपको क्या लगता है कि
ये अब मुल्क को क्या इस पॉलिटिकल क्राइसिस से बाहर निकाल पाएगा, या कि ये ड्रामे की जस्ट शुरुआत ही हुई है? देखिए, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो। और दूसरी चीज ये है कि बड़ी वाजिया सी सिचुएशन है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर कल रात को हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा दौर था। यकीन कीजिए कि ये गोल्डन पीरियड था और हम बहुत खुश हैं इस हवाले से कि आइन की बालादस्ती, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती हुई है। हम मानते हैं कि हमें इमरान खान साहब की जीत से या हार से कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि इस मुल्क में 15 साल से, लास्ट 15 ईयर से जिस तरह की भी जमहूरियत थी, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी थी बड़ी कमजोर है, हम मानते हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी चल रही थी 15 साल से। लेकिन इमरान खान साहब की इस हरकत से वो डेमोक्रेसी दोबारा डीरेल होती हमें नजर आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गई। जिस भी तरीके से बची, कॉन्स्टिट्यूशनली वो बच गई, कॉन्स्टिट्यूशन बच गया। सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, सुप्रीम कोर्ट ने आके इस मामला को टैकल किया। तो हम बहुत खुश हैं कि एक दफा दोबारा पार्लियामेंट के थ्रू ही जो है वो फैसले होंगे, एक दफा फिर से जो है वो एक डेमोक्रेसी के थ्रू ही जो है वो फैसले होंगे। कोई गैर जमहूरी जो कुव्वत है उसने आगे टेक ओवर नहीं किया है, और ना ही मुल्क के अंदर वो 15 साल से चलती हुई एक जमहूरियत जो है उसको डिरेल किया गया। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि जो चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के बहरान से तो हम निकल गए। हम जमहूरी जो बहरान था या आईनी बहरान जो था उससे तो हम निकल गए हैं। हाँ, अलबत्ता जो दीगर चैलेंजेस है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इकोनॉमी के जो है वो चैलेंजेस है, दीगर मामलात हैं, इंटरनेशनल जो भी हमारी एक रिलेशनशिप के मामलात हैं, वो सारे मामलात अपनी जगह। हम उसको तस्लीम करते हैं कि वो बहुत मुश्किल हालात अभी तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और शायद ये शहबाज साहब भी उसको कवर अप इतनी जल्दी कर नहीं सकेंगे। लेकिन कम से कम एक चीज तो तय है कि आने वाले सालों, कई सालों तक आप ये कह सकते हैं, या एक सदियों तक ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का परसों का फैसला था, वो उसने जो है वो तमाम गैर जमहूरी कुव्वतों को जो है वो एक दफा खबरदार कर दिया कि इस मुल्क के अंदर जैसे भी है जमहूरियत ही चलेगी और स्ट्रॉन्ग भी जो है वो जमहूरियत ही होगी। ये एक अच्छी चीज है। तो हम तो इसको बड़े एक अच्छे अंदाज में देख रहे हैं। लेकिन जहां तक दूसरी चीज है, हम ये जरूर कहेंगे कि आने वाले हालात अगर खराब होते हैं तो उसके अंदर जो है वो खदशात हमें कुछ नजर आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को इस तरह की हरकत करते हैं और अपने लोगों को दोबारा फील्ड में उतारते हैं तो शायद कुछ मिसहैप हो जाए। ठीक है, इस पर बात करेंगे कि आखिरकार इमरान खान का अगला एक्शन क्या होगा। लेकिन एक बात जो अजीम ने कही है कि जो जमहूरियत है, यानी कि जो डेमोक्रेसी है, जिसको कोशिश हो रही थी कहीं ना कहीं डिरेल करने की, वो नहीं हो पाया है। और कानून यानी कि आइन, जो वहां पर संविधान है, उसकी रक्षा हो सकी है। इसको लेकर वहां की यूथ के अंदर तो एक पॉजिटिव चीज हमें साफ नजर आ रही है। लेकिन इमरान खान की सरकार का गिरना और इसका इंपैक्ट भारत के साथ क्या, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे साथ त्रिपाठी सर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी सर, ये बताइए कि इमरान खान का जाना, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर पॉलिटिकल ड्रामा चला, वो भारत के हिसाब से किस तरह से हम इसको कह सकते हैं, क्या इंपैक्ट होगा, नहीं होगा, या फिर पूरे नेबरहुड में क्या दिखेगा? देखिए, मेरे ख्याल से भारत पर कोई भी ऐसा खास इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध रूप से ये पाकिस्तान का अपना इंटरनल अफेयर है, और इसलिए हम उस पर न कोई राय देंगे, न कोई हम उस पर प्रतिक्रिया देंगे। और यही चीज़ देखिए भारत सरकार में होगी। लेकिन ये है, हम ये उम्मीद करेंगे कि अब आगे पाकिस्तान में स्थिरता रहे, स्टेबिलिटी रहे, जो भी सरकार आएगी वो स्टेबल रहे, डेमोक्रेटिक रहे, क्योंकि उससे हमको फ़ायदा होगा। अगर हमारे पड़ोस में स्टेबल डेमोक्रेटिक सरकार आती है तो हमें ये पता होता है कि उस सरकार की नीतियाँ क्या है और कब तक रहेंगी, और उसी हिसाब से हमें ये भी पता होता है कि हम वहाँ पर किससे बात कर सकते हैं कि विदेश नीति के तहत। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ, अगर वहाँ इनस्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता होती है, तब वो हमारे लिए चिंता की बात होगी। लेकिन उम्मीद नहीं है कि अस्थिरता होगी। भले ही इमरान खान की पार्टी के लोग उनके बात पर आ करके प्रदर्शन कर रहे हों अलग अलग शहरों में, लेकिन मेरे ख्याल से फौज और पुलिस इतनी मुस्तैद है कि वो इसको संभाल लेगी और कोई ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होने देगी। वैसे अब हालांकि अब इमरान खान अपने 3.5 साल में अपने बयान बदलते रहे हैं, और आखिरी में जाते जाते उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की बड़ी बड़ाइयाँ कर डाली। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जमहूरियत से कम वो एक सीख ले लेते कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1996 में जिस वक्त लगा कि एक वोट से उनकी सरकार नहीं गिरेगी, उस वक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने कहा था
कि सरकारें आती जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र और संसदीय परंपरा कायम रखनी चाहिए। बिल्कुल वो सर। इमरान नहीं किया। नहीं, यही चीज शायद यही वो एक ऐसी चीज है जिसको पाकिस्तान के आवाम ने देखा है और जिसका जिक्र अजीम भी कर रहे थे कि किस तरह से जब आपको पता है कि आपके पास नंबर्स नहीं है, लेकिन आपने उसको कितने लंबा खींचा, आपने कोशिश की किसी तरह से सत्ता आपके हाथ से ना जाए, फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपको जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी पर यकीन है। अजीम, क्योंकि आज मीटिंग भी हो रही है पीटीआई की, क्या लगता है कि किस तरह के जो लीडर हैं इमरान खान, क्या वो इतने आसानी से जो गवर्नमेंट आ रही है उसको काम करने देंगे, या उनकी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरह से एक अनस्टेबिलिटी बनी रहे और इलेक्शंस जल्दी हो जाए? बिल्कुल, इमरान खान साहब की ओपोजिशन तो बड़ी मशहूर और मारूफ है कि वो ओपोजिशन में तो बहुत तगड़े होके आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अब तो खैर वो एक जख्मी शेर की हालत में भी, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, शेर कहते हुए मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कि जख्मी शेर की हालत में वो है। और जो है वो ओपोजिशन में आएंगे तो डेफिनेटली वो धारेंगे तो जरूर, और वो ओपोजिशन को तंग भी करेंगे, जो हुकूमत आएगी उसको तंग भी करेंगे इमरान खान साहब। और उनकी जो स्ट्रीट पावर है वो भी मौजूद है, यूथ में एक बहुत बड़ी तादाद है जो इमरान खान साहब को अभी भी सपोर्ट करती है। और अगर इमरान खान साहब कॉल देते हैं तो डेफिनेटली बहुत कम सही या बहुत ज्यादा सही, लेकिन लोग बाहर निकलेंगे। और मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी की कोशिश तो शायद की जाएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा मुमकिन होगा, क्योंकि ऐसे सोर्सेज कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो हुकूमत में आके ज्यादा देर स्टे खुद भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी फेस सेविंग चाहिए। अगर वो मुकम्मल 1.5 साल का अरसा पूरा करेंगे तो उनके पास भी जनरल इलेक्शन में अवाम को दिखाने के लिए कोई चीज होगी नहीं। उसके लिए जरूरी यही है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मैक्सिमम 2 से 3 या 4 महीने जो है वो अपनी हुकूमत चलाएं, और उसके बाद जो है वो खुद अर्ली इलेक्शन का जो है वो, या मतलब इलेक्शन का जो है वो इलेक्शन कमीशन को कह दे और निगरान से हटा के इलेक्शन करवा दे। इससे फायदा ये होगा उनको कि उनको फेस सेविंग मिल जाएगी कि जनाब हमने मुल्क को एक अच्छी पटरी पे डाल दिया, बजट दे दिया, अब आप हमें 5 साल के लिए दोबारा इलेक्ट करें तो हम आके जो है मुल्क चलाएंगे। अगर वो 1.5 साल पूरा करेंगे तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिसको वो पूरा तो नहीं कर सकते हैं, ये तो हमें पता है कि 1 साल में वो भी पूरा नहीं कर सकते हैं मुल्क के जो हालात है। तो उनको भी फेस सेविंग चाहिए, बाकी जितनी भी जो जमातें हैं उनको भी फेस सेविंग चाहिए। तो उनके लिए जरूरी यही है कि वो फौरी तौर पे इलेक्शन का जो है वो करें, और उसके बाद जो है फिर वो इलेक्शन कमीशन। आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई अजीम की, हो सकता है कि 3 महीने के अंदर ही शहबाज शरीफ हो सकता है कि डिक्लेयर करें कि ठीक है आप हम इलेक्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन आपको क्यों लगता है कि 1.5 साल उनके लिए क्या इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि उनके साथ जो दूसरी पार्टियां चाहे पीपीपी हो, क्योंकि आपस में इनकी भी तो बनती नहीं थी, क्योंकि एक तो एक दूसरे के दुश्मन है जब चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या यही वजह है कि किसी तरह से इमरान को हटाने के बाद सभी पार्टियों की कोशिश है कि वो अपने रहते हुए एक सरकार बनाए, एंट्रीम गवर्नमेंट बना के इलेक्शंस में चले जाएं? बिल्कुल, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो कि 2 सबसे बड़ी जमातें हैं, उसमें देखा जाए तो उनकी आइडियोलॉजी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और वो साथ चल नहीं सकते हैं इतना ज्यादा लंबा अरसे तक। ये तो हिस्ट्री भी हमारी रही है कि ये इन्होंने बहुत दफा इत्तेहाद किया, बहुत दफा कोलिशन किया, लेकिन ये चल नहीं पाते हैं। लेकिन बात ये है कि अभी फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आता कि इनके दरमियान लड़ाई हो, लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इनको फेस सेविंग चाहिए इलेक्शन में। ये इसीलिए खुद ही जो है वो दस्तबरदार हो जाएंगे और ये कहेंगे कि जनाब आप इलेक्शन करवा दें। ठीक, त्रिपाठी सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अजीम भी बता रहे थे, कोलिशन गवर्नमेंट हमने भारत में देखा है, भारत में चलते हुए भी देखा है और गिरते हुए भी देखा है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो अपने आप में बहुत ज्यादा विरोधाभास है। एक तरफ पीपीपी है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की पार्टी है, उसके बाद जो पार्टियां आई भी उनके बीच भी बहुत ज्यादा बनती नहीं है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि अगेन फिर से कोई शॉर्ट टर्म सरकार बनेगी और उसके बाद अल्टीमेटली पाकिस्तान में जो पूरा 1.5 साल भी पूरा नहीं होगा जो कार्यकाल बचा हुआ है इस टर्म का, और उससे पहले इलेक्शंस हो जाएंगे? देखिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी इतनी जल्दी इलेक्शंस होंगे जी। वैसे पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानता हूं, लेकिन जितना मैं देख रहा हूं, एनालाइज कर पा रहा हूं, उससे मुझे लगता है कि देखिए, इमरान खान ने तो संसद भंग करके और इलेक्शन करवाने की बात की थी। अब अगर वही चीज़ ये अभी 2-3 महीने के अंदर करते हैं तो इमरान खान के हाथ में एक हथियार मिल जाएगा। देखिए, तो मैं पहले कर रहा था और ये लोग 2-3 महीने करके ये चला नहीं पाए, इसलिए मेरे ख्याल से हर चंद कोशिश होगी इस सरकार की कि कहीं भी थोड़ा सा दबा के थोड़ा बहुत राहत दे करके, कंप्रोमाइज़ करके किसी तरह से 1.5 साल चला लिया जाए। हालांकि अब ये बात भी सही है अजीम साहब जो कह रहे हैं कि 3 पार्टियां, जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, वो तीनों मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल, एक भुट्टो साहब की बनाई हुई पीपीपी है जो सोशलिस्ट बेंट ऑफ आइडियोलॉजी है, दूसरी नवाज शरीफ की बनाई जो है पीएमएनएल, वो एक तरह से काफ़ी लिबरल या राइटिस्ट टाइप है, और तीसरी जो है वो रिलीजियस है, रिलीजियस पार्टी है। हाँ,
वो क्या कहते हैं मौलाना साहब MQM, की पार्टियां। मौलाना साहब की पार्टी, और MQM का PPP से नहीं बनती, कराची में उनके झगड़े बहुत मशहूर हैं। तो लेकिन यह है कि हो सकता है एक कॉमन एनिमी को वो करने के लिए ये लोग कुछ दिन तक, शायद 1 साल या 1.5 साल तक भी थोड़े बहुत समझौते करके सरकार चला लें और उसमें ये दिखाने की भी कोशिश करें कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उससे अपना बेस, अपना आधार, जनाधार मजबूत बनाने की कोशिश करें ताकि अगले इलेक्शन में फायदा हो सके। जी अच्छा सर, एक बात बताइए कि पूरे इस माहौल में आपने जो एक हम कह रहे हैं ना कि इंटरनेशनल जो कह सकते हैं कि पॉलिसीज रही थी इमरान खान की, क्या उसने ज्यादा डेंट किया इस पूरे गवर्नमेंट को हटाने के लिए, या कि जो इंटरनल इनके जो इश्यूज चले थे इकोनॉमिक, या दोनों ने मिलकर दबाव डाला, चाहे वो वहां की कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर या फिर ज्यादातर फौज पर, कि किसी तरह से इमरान को हटाया जाए, क्योंकि दोनों ही तरफ यानी कि विदेशी जो मामले हैं और साथ ही साथ जो इकोनॉमिकल फ्रंट, दोनों पे ही फेल हो रहे थे? देखिए, ये पहली बार है जब किसी देश की, किसी मुल्क की सरकार जो है वो फॉरेन पॉलिसी मैटर के वजह से गिरी। बिल्कुल, क्योंकि शुरू में देखिए, शुरू में तो इमरान खान ने जो नया पाकिस्तान का राग अलापा था, उसमें आप सही कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा उन्होंने कहा था कि नया पाकिस्तान होगा जहां दूध और शहद की नदियां बहेंगी, जहां कोई बेरोजगारी नहीं होगी, जहां टूरिज्म के लिए जन्नत बन जाएगा पाकिस्तान। ये सारी चीजें उन्होंने कही थी, जो उनमें से कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक उल्टा हुआ। लेकिन अब 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद, 3.5 साल तक देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी की कमोबेश किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी भी आवाम की ओर से कोई भी खास तनकीद या आलोचना नहीं की। लेकिन अब 3.5 साल बाद तो इमरान खान साहब खुद ही अपनी फॉरेन पॉलिसी की आलोचना करने लगे, और कोई उनसे पूछे कि साहब अगर आप कहते हैं कि आपकी गुलामों वाली पॉलिसी है, तो 3.5 साल से आप और आपके विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सर, तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट बताया कि इमरान खान जिन्होंने ऐसी फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत की जिसमें ना सिर्फ उनके जो बहुत दोस्त थे, चाहे अमेरिका हो चाहे वो सऊदी हो, वही उनसे दूर हो गया और वो जाकर बैठे किन के साथ, चाहे वो चाइना हो या फिर रूस के साथ दोस्ती करने की कोशिश की, जिसके चलते कहीं ना कहीं इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें सारी ये डिटेल्स बताई जिससे हम समझ पाए कि आखिरकार पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है और साथ ही साथ इमरान का जो जाना है उसके पीछे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से आउट होना पड़ा इमरान खान को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।